हेलो जी, मैं लसन नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे थे। नमस्ते। चलो आ जाओ इधर। आओ चलो देखो, हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आज का पहला जो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, उसका नाम होगा की स्टोन प्रजाति। की स्टोन का ध्यान से, की स्टोन प्रजाति सबसे पहले यही हेडिंग रहेगा, की स्टोन प्रजाति। नहीं जिम लेगो की स्टोन प्रजाति। चलिए आज इसी को हम लोग पढ़ाई करनी है कि स्टोन स्पीसीज। आप सुनो ध्यान से सब लोग। इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या क्या बता सकते हैं कि आखिर की स्टोन प्रजाति होता क्या, देख ले। आज पूरा याद करके आ जाना है, ठीक है। 125 है। चलो आओ देखो, की स्टोन स्पीसीज या की स्टोन प्रजाति के बारे में जो भी आपसे पूछे जाएगा तो क्या जवाब देंगे? वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होती है, तो उसे की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन और खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती है। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित करती है तथा वातावरण में स्थिरता बनाए रखती है। उदाहरण के लिए विशाल वृक्ष तथा उसकी सभी शाखाएं अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करके एवं सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्मित करती है। वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता आदि में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों की सामुदायिक संरचनाएं, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होता है। यह वृक्ष एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। अब तो सुनो ध्यान से बाबू। पहले जो बात रहा की स्टोन, अच्छा की का मतलब होता है लंबे लंबे पौधे इसमें आएंगे, जो लंबे लंबे पौधे होते हैं इसमें आएंगे। तो आप कहेंगे ना कि स्टोन जो प्रजाति के जीव होते हैं ये पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिकी को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है, और जलवायु को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब सुनो एक खूब बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि तुम लोग के माने कहीं जाओगे तो देखना खूब बड़ा एक बरगद का वृक्ष ले लो, माने खूब विशाल वृक्ष है। तो अगर वृक्ष के तुम किनारे हो, जैसे वृक्ष से थोड़ा सा दूर रहोगे तो आपको अगर बहुत अधिक तापमान है तो अधिक ताप का सहन करना पड़ेगा। मान लो कि छाँव नहीं है, खूब तेज धूप निकला है, ये बरगद का वृक्ष है, यहाँ पर मान लो ये बरगद का वृक्ष है, खूब विशाल है। खूब विशाल का मतलब बहुत बड़ा है ये, ठीक है, चारों ओर इसकी शाखाएं इस तरीके से फैली हुई है। यहाँ पर आप खड़े हैं, जरा सोचो तो यहाँ पर सूरज की रोशनी तेज आप में पड़ेगी, बहुत तेज पड़ेगा, एकदम नीचे तक पड़ेगा तेज, और आपको बहुत अधिक गर्मी सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाए, इन शाखाओं के नीचे आ जाए, जो विशालकाय वृक्ष है, इन शाखाओं के नीचे आ जाए, तब आपको कैसा महसूस होगा? तब आपको गर्मी कम महसूस होगा। गर्मी कैसा महसूस होगा? कम महसूस होगा। माने ऐसा आपको मालूम चलेगा कि हमें इसके तुलना में यहाँ कम गर्मी का महसूस हो रहा है, हमें ठंडापन महसूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं की स्टोन प्रजातियाँ। माने जो विशालकाय वृक्ष होते हैं उसके आसपास के जो वातावरण होता है अलग होता है, और कुछ दूर पर रहते हैं तो इनका वातावरण अलग रहता है। ऐसा महसूस आप किए होंगे। जैसे सोचिए खूब तेज हवाएं बह रही है और आपको दिखते हो रही है, तो आप वृक्ष के पास जाते हैं बचने के लिए कि हवाएं यहाँ पर कम लगती है। तो तमाम प्रकार की प्रक्रिया होती है जो विशालकाय वृक्ष वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उसको की स्टोन प्रजातियाँ कहा जाता है। बात समझ में आई? तो की स्टोन प्रजातियाँ के तरह ये कार्य करते हैं, इसको आप बता सकते हैं। तो लिख लो तनी इसके बारे में। देखो की स्टोन प्रजातियाँ वह, तो बात पहले होगी आपसे, उसका नाम होगा पारिस्थितिकी निकेत।
और पारिस्थितिकी निकेत के बाद आपकी बात जो होगी, पारिस्थितिकी निकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थानीय या आवासीय निकेत, पोषणीय या आहारीय निकेत, जीवन स्वरूप निकेत और पुनर्भवन निकेत। तो ये पूरा मिला करके 4 प्रकार के निकेत हुए। अब बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानने का टोटली प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? टोटली प्रयास करते हैं। ठीक बात। ओके, स्थानीय निकेत या आवासीय निकेत। कहा था निकेत पहले जाने के, तो निकेत के कितने भाग होते हैं? 4। तो पहला बात हम लोग जानते हैं जिसका नाम होगा पारिस्थितिकीय निकेत। याद की है? क्या याद कर बोलोगे तू? देखो, प्रत्येक जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव का मतलब पौधा। अच्छा, जीव में तो दोनों आ जाएंगे ना, पौधे भी आ जाएंगे और क्या, जंतु भी आ जाएंगे। तो सुनो, प्रत्येक जीव जंतु विशिष्ट कार्य और आवास ग्रहण करते हैं। कार्य, क्रियाशीलता और आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। क्या कहा गया? देखो, जितने भी जीवधारी होते हैं उसको जीने के लिए 2 तरीका चाहिए, माने 2 चीज़ चाहिए। एक उसको क्रिया करने के लिए, एक रहने के लिए जगह। एक क्रिया करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने जीवन को कब चलाते हैं? वह माने कहीं बाहर निकलते हैं, क्रिया करते हैं, घूमते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर जाकर अपने आवास में क्या होते हैं? रह जाते हैं। तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी निकेत। इस पारिस्थितिकी निकेत का मतलब होता है कि जो जीवधारी की क्रिया होगी, क्रिया, और जो आवास होगा। जो क्रिया अगर रखा होगा, आवास होगा। क्रिया अगर रखा होगा, आवास होगा। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या भाई? कार्य करना, बाहर निकलना। मान लो गौरैया भी या गौरैया, तो हमेशा अपना घोंसला में थोड़ा रहेगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना उसको क्रिया करने के लिए। और फिर जाकर अपने आवास में रहती है। आवास माने घर। तो जानते हो आवास का मतलब, सब लोग आज जान गए कि आवास का मतलब क्या होता है? घर होता है, क्योंकि सरकार आवास के पैसा दिया है। अभी इसका घर मिला, कितना मिला? 2,40,000। तो वैसे का मतलब कहता है का पारिस्थितिकी निकेत। निकेत में दोनों आ जाएंगे। निकेत में क्रिया और क्या आ जाएगा? आवास दोनों आ जाएगा जीवधारी के। चलो आगे हम लोग देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं निकेत? 4 प्रकार के। अब आते हैं स्थानीय निकेत। देखो, प्रत्येक जाति या जनसंख्या के अधिग्रहण में आवास का विशिष्ट भाग या भौतिक स्थान को आवासीय निकेत कहते हैं। यह सभी समान रूप से वितरित न होकर के सहभागी होते हैं। प्रत्येक जाति का एक सूक्ष्म आवास अवश्य होता है, क्योंकि 2 जातियां एक ही आवास पर या स्थान पर दीर्घ अवधि तक जीवित नहीं रह सकती है। अच्छा, मान लो कुत्ता और बिलार एक साथ रह सकती है क्या? ना। लेकिन बिलार और मनुष्य एक साथ रह सकते हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं। आपके घर में अगर बिलाई है लगातार हमारे भय, तो 1 महीने 2 महीने बाद वो छोड़ कर चली जाती है। जब उनको लगेगा कि बड़ा ही चौमैन भी है, कुछ खिलाते नहीं, तो क्या करेगा? घर रह मैंने बात कर रहे हैं, आपके घर है, कोई खिलाएंगे ही नहीं, कुछ उसको खिलाएंगे नहीं। बिल्ली को इस्तिकार बाबू मारता, भाभी सब अपने खा गल तारी, बिलाई के नहीं, बिलाई नहीं तारा घर में ना, वो चल जाए क्या करा घर में? और भैया के घर में। तो एकरे कहते हैं आवास। माने आवास, स्थानीय आवास का मतलब होता है, स्थानीय का मतलब छोटा सा आवास जिसमें केवल एक ही जात रहते हैं, दूसरे जात के जीव उसमें क्या करते हैं? नहीं रहते हैं। तो उसको स्थानीय या आवासीय निकेत कहते हैं। आवासीय माने घर। हम लोग के लिए घर है, अलग है। कुत्ता के लिए कोई ना कोई जगह होगा जो अलग रहता होगा। बिल्ली जो है उसके लिए अलग जगह है। तमाम प्रकार के जो जंतु हैं उसके लिए अलग अलग जगह है। इसकी संख्या और इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो बनावट होती है, बहुत छोटी सी होती है। मान लो भाई घर है, वहाँ से लेकर के पूरा घर है, पूरा घर है। तो इसमें अब कितना भी घर है, ये है वो है जो भी है, तो इसमें मनुष्य ही रहता है। समझ रहे हो ना? गाय भैंस भी है तो कितना दिन तक वो रहेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। गाय भैंस लोग खिसिया के बेच देगा, ठीक है। लेकिन आखिर वो रहेंगे तो कहीं ना किसी घर के में रहेगी, तो लंबा समय तक कोई नहीं रह सकता। तो स्थानीय का मतलब होता है कि एक ही जीव यानी एक ही जात या एक ही जाति की जनसंख्या जब किसी घर में रहते हैं, जब किसी आवास में रहते हैं, तो उसको स्थानीय आवास कहा जाता है। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास है पोषणीय या आहारीय आवास। 2 जातियां एक आवास में रह सकती है, परंतु उनका आहार निकेत में अलग अलग होता है, क्योंकि उनके खाने का स्वभाव अलग अलग होता है। 2 जातियां एक साथ रह सकती है, लेकिन दोनों का आहार अलग अलग होता है। जैसे गाय है, हम लोग हैं,
तो गाय क्या खाती है? घास। हम लोग क्या खाते हैं भाई? भोजन खाते हैं, अनाज खाते हैं। अब गेहूं है तो गेहूं के दाना हम लोग खाते हैं, भूसवा गैया खिलाते हैं। तब कहते हैं कहने को 25 लीटर दूध दी, गेहूँ खिलाओ तब ना। गेहूँ आप खाएंगे और गैथिया वो खिलाएंगे, तो दरिया तुम खा लाना। अपना मालिक ने किया, देखो उतना दूध नहीं है बोला। वही होता है कि पोषणीय या आवासीय निकेत। जैसे हैरिंग और ट्रूना दोनों समान आवास में रहते हैं। देखो उदाहरण में दिया गया है, हैरिंग और टूना दोनों समान आवास में रहते हैं, परंतु उनके आहार स्वभाव अलग अलग होते हैं। टूना हैरिंग को खाता है और हैरिंग जंतु पलक को खाती है। देखो ना, टूना और हैरिंग दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनका आहार अलग अलग है। जो टूना वह हैरिंग को खा लेता है, एक ही साथ रहते लेकिन खा लेता है, लेकिन हैरी छोटे छोटे जंतुओं को क्या करती है? खाती है। एक साथ रहता है लेकिन उनका आहार क्या होता है? अलग अलग होता है। आहार का मतलब इसी को हम लोग, आहार माने भोजन, तो उसी को हम लोग कौन सा निकेत कहेंगे? आहार्य निकेत कहते हैं। अब आ जाओ, जीवन स्वरूप निकेत भिन्न स्तर के शारीरिक संगठन वाले पादप फली प्रकार के साथ रहते हैं, उदाहरण वृक्ष और शाक। ये इसको हम लोग कहते हैं जीवन स्वरूप निकेत। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, बड़े बड़े पौधे हैं और उसके साथ बहुत छोटे छोटे पौधे रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीवन स्वरूप निकेत। अच्छा देखो ना, मान लो कि खूब बड़ा वृक्ष जहाँ होता है तो वहाँ छोटे छोटे पौधे भी उगते हैं ना। मान लो छोटे ना पौधा, अगर कहीं आम के बड़ा पौधा होगा तो वहाँ भी तो उगा ही होगा ना। तो कोई एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उसके साथ छोटे से पौधे भी है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीवन स्वरूप निकेत। बेचारा इसका भी जीवन उसी से चल जाता है, समझ रहे बात को? तो जीवन स्वरूप निकेत होता है। एक होता है पुनर्भवन निकेत। पुनर्भवन माने जानते हो? पुनर्भवन माने कोनो जीव के काट देते हैं, फिर उससे नया जीव का निर्माण हो जाता है। हाइड्रा में ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रा हुआ, इलेक्ट्रिक्स हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, इन सभी में पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन के एक भाग होता है। अलैंगिक जनन के एक भाग होता है पुनर्भवन। कोनो काट, राजकुमार का काट दे, दूसरा राजकुमार बन जाए। हाँ, ओकर बस हमने का भगवान ही जानता है। हमने के पाते में फुला दिए सब, पुलिस मार के एकदम बढ़िया से। तो पुनर्भवन निकेत का मतलब होता है जोर जान से पादपों के बीज वर्धि या कायिक प्रजनन इकाइयों के अनुकूलन के परिस्थितियाँ या समय की भिन्नता के कारण साथ रहने वाली जातियों में कुछ जातियाँ एक स्थान पर अधिक प्रभावी होती है, उससे पुनर्भवन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत जो पौधे होते हैं एक साथ रहते हैं, बहुत अधिक पौधे जो होते हैं एक साथ रहते हैं, और उसमें से कुछ पौधे जो होते हैं अधिक मात्रा में विकसित होते हैं, कुछ पौधे कम मात्रा में विकसित होते हैं, तो उसी को कहते हैं पुनर्भवन निकेत। अच्छा पढ़े होंगे 11 में बसंतीकरण का नाम सुने हैं? बसंतीकरण का नाम, अरे जब देखा उचित ताप, सुन लो बाबू, उचित ताप और उचित जलवायु पर जो पौधे होते हैं उसके अंदर पुष्प को जब खिला दिया जाता है तो उसी को कहते हैं बसंतीकरण। आप पढ़े होंगे जहाँ पौधे वगैरह बेचे जाते हैं वहाँ तापमान बहुत अच्छा रखता है, वहाँ पर के छोटे छोटे पौधे ही फल देने लगते हैं, छोटे छोटे फूलों का पौधा ही बड़े बड़े फूल देने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो फूल मुरझा जाता, फिर निकलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उचित ताप भी है और उचित वहाँ पर सब कुछ है, जल भी है, नमी भी है, इसी को कहते हैं बसंतीकरण। बस समझ रहे हैं? उसके बाद से एक होता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण जानते हैं ना? दीर्घीकरण का मतलब होता है कि वह समय जिसके द्वारा कोई पौधा पुष्प को खिलाता है, यानी पुष्प खिलता है, वो जितने समय में खिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये निकेत हो गए। तनी आप इसको एक एक लाइन में लिख लीजिएगा, जानकारी रहेगी। पहले लाइन बना लो, वास्तविक की निकेत।